चैप्टर 1 में अभी तक हम कोई 5 क्लासिकल थ्योरीज कवर कर चुके, एक न्यो क्लासिकल थ्योरी कवर कर चुके और 6 मॉडर्न थ्योरीज भी हमने कवर कर ली। चलें, 6 मॉडर्न थ्योरीज भी कवर होगी। और कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के अंदर कुछ स्किल्स का होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट स्किल्स, क्या स्किल्स का होना ज़रूरी है? कोई लीडरशिप की स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की स्किल होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की स्किल होनी चाहिए। और यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया। लीडरशिप क्या थी? गिविंग गाइडेंस, डायरेक्शन, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग पीपल टैलेंट नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन पर्पस, सपोर्ट मैनेजमेंट, जनरेट आइडियाज, कोऑर्डिनेट प्लान्स, communicate plans, objective goals, gather, provide information and managing relationship। और इनोवेशन क्रिएटिविटी क्या थी? 4 पॉइंट: फाइंडिंग क्विक सॉल्यूशन, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, लास्टली competitive advantage over competitors। और कुछ 4 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन क्रिएटिविटी थे: your own experience, team brains, visual mind map, lastly delegating the task to specialist। ओके, कोई टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी हमें मिल गई, कोई 5 बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट भी थे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के 4 सोर्सेज थे: लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर यूजेबल, हेल्प इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। लेकिन एक मसला था, लो रिस्पॉन्स रेट ड्यू टू लीडिंग आर क्लोज क्वेश्चन। इंटरव्यू के 5 स्टेप्स थे: प्लान, एजेंडा, ओपन इंटरव्यू, आस्किंग क्वेश्चन, क्लोजिंग बाय समराइजिंग। चलिए, यहाँ तक हमने कवर कर ली। तो एक स्किल रह गई कि मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए। क्या स्किल होनी चाहिए? कोचिंग एंड मेंटोरिंग की। कोचिंग एंड मेंटोरिंग। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स होनी चाहिए: लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। 2 स्किल्स हमने कल काट दी थी, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक निगोशिएशन, जो हम फ्यूचर में कहीं पे पढ़ेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम चैप्टर 6 में जाके कवर करेंगे और निगोशिएशन हम चैप्टर 10 में जाके कवर करेंगे, इसलिए हमने इनको यहाँ से निकाल दिया। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए कोचिंग एंड मेंटोरिंग की। कोचिंग एंड मेंटोरिंग दोनों यूज़ होते हैं किस लिए? एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी है, नॉलेज उनका इन्हांस करना है, तो कैसे करना है? थ्रू कोचिंग या फिर मेंटोरिंग। कहते ये जो कोचिंग है, ये क्या है? एक शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस है। क्या है? शॉर्ट टर्म रिलेशन होता है किसके बीच में? एक कोच के बीच में, मीन ट्रेनर के बीच में, और ट्रेनी के बीच में, जो किस लिए है? किसी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए है। और वो स्पेसिफिक स्किल डेवलप हो गई तो उसके बाद ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में रिलेशन क्या हो गया? खत्म। ये क्या है? कोचिंग। मीन एक एम्प्लॉय के अंदर कोई स्किल्स डेवलप करनी है तो एक ट्रेनर को कहा गया भाई ये स्किल आपने डेवलप करनी है, उसने उसे ट्रेनिंग देनी है, कोई स्टडी मटेरियल देना है, क्लासेस देनी है, और उसके बाद क्या होगा? ट्रेनर और ट्रेनी के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म। और क्या होगा? सब कुछ फॉर्मल वे में चलेगा।
देखो कहते हैं मेंटोरिंग क्या है, शॉर्ट टर्म नहीं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है बिटवीन ट्रेनर मीन मेंटोर एंड मेंटी मीन ट्रेनी के बीच में, और किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए ही नहीं है, स्किल के साथ साथ जो है वो कोई कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस भी है। और क्या है, फॉर्मल वे में नहीं होती, ये थोड़ी सी इनफॉर्मल वे में होती है। अब कहना क्या चाह रही है हमारी बुक के बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स को कोचिंग रोल नहीं, मेंटोरिंग रोल प्ले करना है, ताकि आपके बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में शॉर्ट टर्म नहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन हो। और फॉर्मल वे में नहीं, आपको क्या करना है, इनफॉर्मल वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड ही नहीं, आपने कोई कैरियर प्रमोशन से रिलेटेड भी गाइडेंस देनी है एम्प्लॉयज को, ताकि अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे चलाना है उनको वो कोई गाइडेंस भी देनी है। इसलिए क्या करना है, मैनेजर्स को एज ए कोच नहीं, एज ए मेंटोर जो है वो ट्रेन करना है एम्प्लॉयज़ को, जिससे रिलेशन अच्छे क्रिएट होंगे, आपस में रिलेशन अच्छे क्रिएट होंगे तो अल्टीमेटली इससे सपोर्ट भी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ज़्यादा बढ़ेगी। सो मैनेजमेंट के अंदर स्किल होनी चाहिए कोचिंग एंड मेंटोरिंग की, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, कोचिंग या मेंटोरिंग, मेंटोरिंग होनी चाहिए। अगर हम जाएं ऑन पेज 18, इसे पेज ले लो। सो क्या है कोचिंग, कोचिंग शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस एम्ड एट इम्प्रूविंग अ स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज, मीन स्पेसिफिक स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। एस्टैब्लिश लर्निंग टारगेट, कैसे वो कोचिंग की जाएगी कि एक लर्निंग टारगेट सेट किया जाएगा, मीन क्या स्किल्स डेवलप करनी है। प्लान एंड एग्जीक्यूट अ सिस्टमैटिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन एक प्रोग्राम के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू वो ट्रेनिंग दी जाएगी, इन्वॉल्विंग सेल्फ स्टडी, जिसमें कुछ सेल्फ स्टडी के लिए मटेरियल दिया जाएगा, फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज मीन कोई ट्रेनिंग क्लासेस होंगी, एंड ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, और कुछ ऑन दी जॉब भी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ब्रॉडनिंग ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्यों वो ट्रेनिंग दी जा रही है, नॉलेज को ब्रॉडन करना है ताकि इस बंदे के थ्रू कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और कैप्चर की जा सके, मीन बेस्ट वे में इसे यूटिलाइज किया जा सके। अकाउंट्स फॉर ट्रेनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, उस ट्रेनी की स्ट्रेंथ लिमिटेशन को देखते हुए कि क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, वीक हैं, वो हमने इम्प्रूव करनी है। एंड एक्सचेंज फीडबैक एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और जब ट्रेनिंग कर दी है तो उसके बाद आपने फीडबैक लेना है, मीन कोई टेस्ट लेना है कि वाकई वो स्किल डेवलप हुई हैं या कोई और डेवलपमेंट की नीड है। तो कोचिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस है, किस लिए है, स्पेसिफिक स्किल के लिए, कैसे एक लर्निंग टारगेट सेट करके उसके बाद क्या करना है, लर्निंग डेवलपमेंट सिस्टम के थ्रू आपने डेवलप करना है, अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर करने के लिए ट्रेनी की स्ट्रेंथ लिमिटेशंस को देखते हुए, और क्या करना है, फीडबैक भी ऑब्टेन करना है टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फर्दर डेवलपमेंट। मेंटोरिंग क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अ ट्रस्टेड एडवाइजर, मीन एडवाइजर, ट्रेनर नहीं सिर्फ। A mentor is often described in many ways such as an old wise man, मीन कोई आपका फैमिली का बूढ़ा आदमी भी हो सकता है जो आपको चीज़ें सिखा रहा है, बता रहा है, टीचर, काउंसलर, रोल मॉडल, सपोर्टर एंड एनकरेजर, मीन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो आपका लाइन मैनेजर ही ट्रेनिंग दे रहा है आपको। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अ ट्रस्टेड एडवाइजर हु इज़ नॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ समवन्स रिपोर्टिंग लाइन, मीन रिपोर्टिंग लाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ आपका मैनेजर नहीं है, लाइन मैनेजर नहीं है, मैनेजर से हट के भी कोई बंदा हो सकता है। प्रोवाइड्स मेंटी विद अ कैरियर स्पॉन्सरशिप, मीन कैरियर से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल रही है, एंड प्लानिंग, मीन कैसे आपने अपना कैरियर प्लान करना है। एक्सपोजर टू अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आपको कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, डायरेक्शन दी जा रही है, एंड परहैप्स टेक्निकल एडवाइस एज वेल एज रिस्पेक्टिव लिसनिंग पोस्ट। टेक्निकल एडवाइस मीन वो स्पेसिफिक स्किल के साथ आपके दुखड़े भी सुने जा रहे हैं, मसले भी सुने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, जबकि कोचिंग में सिर्फ वो स्पेसिफिक स्किल ही है, उसके अलावा और कोई आपको गाइडेंस नहीं मिल रही। सो डेवलपिंग मेंटी एज ए पर्सन एंड हेल्पिंग हिम रीचिंग हिज पोटेंशियल, ताकि वो अपने पोटेंशियल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, उसे डेवलप कर रहे हो। सो मेंटोरिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द ट्रस्टेड एडवाइजर। मेंटोर कौन हो सकता है, कोई एनकरेजर, ओल्ड वाइज मैन, टीचर, काउंसलर, रोल मॉडल, जिसमें क्या किया जा रहा है,
ट्रस्टेड एडवाइज़र के थ्रू आपको जो है वो कैरियर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की जा रही है। कैसे की जा रही है? नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किया जा रहा है, टेक्निकल एडवाइस के साथ साथ लिसनिंग पोस्ट भी है, और क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है मेंटी को सो दैट ही कैन वर्क ऑन हिज पोटेंशियल। तो क्या करना, हमने ये 5 लाइनें कोचिंग की लर्न करनी है, 5 लाइनें मेंटोरिंग की लर्न करनी है, और यही क्या है डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग, और यही इनकी डिस्क्रिप्शन है। नीचे कुछ 4 पॉइंट मिले कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, कोचिंग रोल प्ले करना चाहिए, मेंटोरिंग। कैसे मैनेजर मेंटोरिंग रोल प्ले कर सकते हैं? तो रोल प्ले कर सकते हैं इंटरेक्टिंग विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि अपने नीचे जो ट्रेनी हैं उनको अगर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए। क्यों? रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे तो फिर ही वो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको लीडर मानेंगे। कैसे मेंटोरिंग रोल प्ले किया जा सकता है? एक्टिवली मैनेजिंग द रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल मेकिंग द ओकेजनल अनसॉलिसिटेड कॉल टू द मेंटी। अनसॉलिसिटेड बोलते हैं अनप्लैंड को, मीन सिर्फ रूटीन में जो फॉर्मल बिजनेस मीटिंग है वही नहीं, रूटीन से हट के कुछ अनप्लान मीटिंग्स भी आपने कंडक्ट करनी है मेंटी के साथ, ताकि अगर उसके कोई मसले हैं तो आपके साथ क्या कर सके, डिस्कस कर सके। मीन फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल भी होना है। थर्डली एनकरेजिंग एंड नर्चरिंग द मेंटी। नर्चर बोलते हैं डेवलप करने को, कि आपने क्या करना है, उसको एनकरेज करना है आगे बढ़ने के लिए, और उसको डेवलप करना है, मीन गाइड भी करना है कैसे आगे बढ़ना है। एंड रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ मेंटी, और उसकी कोई नीड्स हैं, मीन कोई दुखड़े हैं तो आपने सुन के उनके अगेंस्ट भी क्या करना है, रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्ड करना है। सो हाउ मैनेजर कैन प्ले मेंटोरिंग रोल? इंटरेक्टिंग विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, unsolicited calls mean informal meetings, encouraging and nurturing the mentee, and responding to the needs of mentee। पास में एग्जामिनर कुछ 6 नंबर के लिए एक दफ़ा टेस्ट भी कर चुका है, मेंटोरिंग क्या एक्सप्लेन करें, और 4 नंबर के लिए बताएं हाउ मैनेजर्स कैन प्ले मेंटोरिंग रोल। ये 4 पॉइंट लिखने से 4 नंबर मिल गए थे। सो क्या किया हमने, कोई 6 क्लासिकल राइटर थ्योरी पढ़ ली इंक्लूडिंग न्यू क्लासिकल, कुछ 6 मॉडर्न थ्योरीज पढ़ ली, और कुछ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ ली। बीच में एक टॉपिक हम छोड़ा है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज। एक डिफरेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या था? क्लासिकल राइटर फोकसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क वाइल मॉडर्न राइटर फोकसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मीन क्लासिकल राइटर लैक कर रहे थे ह्यूमन एलिमेंट को, जबकि मॉडर्न राइटर ह्यूमन एलिमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला डिफरेंस ह्यूमन एलिमेंट यही है कि क्लासिकल राइटर जो है वो फोकस कर रहे थे किस चीज़ पे, वर्क एफिशिएंसी पे, प्रोडक्टिविटी पे, उसमें मोटिवेशन है या नहीं, ह्यूमन एलिमेंट बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। दूसरा डिफरेंस क्या है? मशीन और क्लोन। कि क्लासिकल राइटर क्या कर रहे थे, सिर्फ वर्क 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 पे फोकस कर रहे थे और वर्कर्स को एज ए मशीन या क्लोन कंसीडर कर रहे थे। ये क्लोन क्या होता है? बेजान चीज़। क्लोन का मतलब क्या है यहाँ पे? बेजान चीज़, मीन लाइक अ मशीन, बेजान चीज़ कंसीडर कर रहे थे। बस एक बंदे को एक काम पे लगा दो ये लगा रहेगा, मीन इसके अंदर कोई फीलिंग तो है ही नहीं, बस ये लगा रहेगा। तो मॉडर्न राइटर ने कहा नहीं, ये लाइक मशीन या क्लोन नहीं है, एज ए पर्सन इनको ट्रीट करना है, इनके अंदर कोई फीलिंग्स भी हैं, कोई मोटिवेशन भी है, तो वो चीज़ें भी कंसीडर करनी है, लाइक मशीन इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंटीजेंसी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लासिकल राइटर क्या कहते थे कि बस ये एक अप्रोच है, बस ये प्रिंसिपल्स हैं जो आपने ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर देने, मीन हर जगह पे बस यही मैनेजमेंट अप्रोच अप्लाई करनी है। जबकि मॉडर्न राइटर क्या कहते हैं कि नहीं, पुराने ज़मानों में ठीक है छोटी छोटी कंपनीज होती थी, एक ही नेचर के लोग होते थे, तो एक ही टेक्निक से पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो जाती थी। लेकिन अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स, क्वालिफाइड लोग भी हैं, नीचे अनक्वालिफाइड लोग, लेबरर भी हैं। तो एक ही अप्रोच से आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं होगी। तो आपको क्या करना होगा, वर्कर्स को मैनेज करने के लिए सपोज अथॉरिटेरियन स्टाइल चूज़ करना होगा, प्रोफेशनल मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए पार्टिसिपेटिव स्टाइल पे चलना होगा। तो वन साइज फिट ऑल
मीन एक ही अप्रोच हर जगह पे अब अप्लाई नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंटिजेंसी मीन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसिस आपको डिफरेंट स्टाइल चूज करना होंगे। तो पहला ह्यूमन एलिमेंट इग्नोर हो रहा था क्लासिकल राइटर में, दूसरा वो मशीन या क्लोन कंसीडर कर रहे थे रादर देन एज ए पर्सन, तीसरा क्लासिकल राइटर वन साइज फिट ऑल अप्रोच पे वर्क कर रहे थे, जबकि मॉडर्न नहीं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को डिफरेंटली ट्रीट करना है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मैनेजमेंट अप्लाई करनी है, एक ही मैनेजमेंट से नहीं चलेगा। चौथा क्या है, इंटेंसिव, कि पुराने ज़मानों में जब क्लासिकल थ्योरीज लिखी गई उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन होती थी लेबर इंटेंसिव, काम हाथों से होता था, इसलिए क्लासिकल राइटर फोकस करते रहे मैनेजमेंट ऑफ वर्क 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 पे। अब ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव नहीं, क्या है, और मशीन काम किसने करना है, मशीन, क्या ख्याल है, तो ऑटोमेटिकली मैनेज है, लेकिन वो मशीन चलाने वाला बंदा, वो मशीन बनाने वाला बंदा, वो रिपेयर करने वाला बंदा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हमने सिर्फ काम पे फोकस नहीं करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे भी फोकस करना है। या पुराने ज़मानों में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन होती थी प्रोडक्शन कंपनीज, गुड्स बनाने वाली, तो वहाँ पे क्लासिकल थ्योरीज अप्लाई हो जाती थी मैनेजमेंट ऑफ वर्क ओनली। अब क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मीन बैंक, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग फर्म, ऑडिट फर्म, लॉयर फर्म, इंश्योरेंस कंपनीज, और सर्विसेज किसने देनी है, पीपल ने, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं, आपको साथ कंसीडर करना है मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी। तो चार डिफरेंसेस है, ह्यूमन एलिमेंट इग्नोर हो रहा था, मशीन या क्लोन कंसीडर कर रहे थे, एक ही अप्रोच से पूरा बिजनेस मैनेज करना है, जबकि अब वैसे नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिफरेंट नेचर के लोग डिफरेंटली डील करना है, और लेबर इंटेंसिव या प्रोडक्शन कंपनीज पे तो अप्लाई हो जाती थी, लेकिन अब मशीन इंटेंसिव या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे क्लासिकल थ्योरीज अप्लाई नहीं होती। यहाँ थोड़ी सी ज़रा गंदी गंदी वर्डिंग उसने लिखी हुई है, रीड करके देखते हैं क्या बातें हैं। So differences between classical and modern theories of management. Classical management theories CMT identify general rules of management and organization that applies to all type of organization. Modern theories of management have challenged many ideas in classical management theory such as human element. Classical management theories focus on improving efficiency only. For example, when Taylor's concept apply the effort of workers initially increase in intensity, कि ठीक है, एक बंदे को एक काम पे लगा दोगे तो इसे इंटेंसिटी मीन शिद्दत जो है काम की, क्यों नया काम उसे मिला है तो हाई होगी, जिससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। However, this persistent intensity can lead to a reduction in morale. लेकिन एक ही काम बार बार करने से उसका मोरल डाउन हो जाएगा। इरोजन इन गुडविल, इरोजन बोलते हैं किस चीज़ का डाउन होना, गुडविल मीन इम्पोर्टेंस उसे जो है वो फील होना बंद हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट विल अराइज। क्यों, आपने ह्यूमन एलिमेंट वो बोर हो जाएगा, इसका मोरल भी है, इसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस भी है, वो चीज़ें फोकस नहीं की कि उसे कैसे मेंटेन रखना है, लाइक मोटिवेट इसको कैसे रखना है। Machine or clone, Taylor and his scientific management concept are often criticized for treating human in the workplace as machine or clone rather than individuals. This lead to significant revolt, revolt बोलते हैं चेंज को, in the mid 19th to mid 20th centuries, मीन इस सोच में चेंज आई कहाँ पे, 90s to 20th century में, कि मशीन या क्लोन नहीं है, वर्कर्स ह्यूमन बीइंग हैं, एंड एन ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनियन, और उसी वजह से लोगों की, वर्कर्स की आपस में यूनियन मीन ग्रुपिंग भी स्टार्ट हुई, आ ट्रेट विच हैज़ समवट रिवर्स इन मॉडर्न टाइम्स। और अब वो चीज़ें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं, उल्ट गई हैं, कि अब मशीन या क्लोन नहीं, एज ए इंडिविजुअल या पर्सन ट्रीट किया जाता है। एंड कॉन्टिजेंसी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। किस चीज़ के ऊपर, क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर। क्यों, एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉय एक्सपैंड्स, मीन बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं, एंड विद इट द वैरायटी ऑफ पर्सनालिटीज़ एंड मोटिवेशन, और डिफरेंट नेचर के लोग, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लोग हैं, तो मोटिवेशनल फैक्टर भी उनके लिए डिफरेंट हैं। वर्कर्स तो शायद पे से मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन मैनेजर्स प्रमोशन, रैंक, स्टेटस, अथॉरिटी से मोटिवेट होंगे, सिर्फ पे से मोटिवेट नहीं होंगे। तो इसलिए एक ही अप्रोच पे सबको मैनेज नहीं किया जा सकता।
द इंक्रीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बोलते हैं डिफरेंट नेचर, सो द इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ पर्सोनल आर्ग्यूएबली बेटर रिस्पॉन्ड एज ए होल टू मोर मॉडर्न अप्रोचेस। आप डिफरेंट नेचर के लोग हैं तो इसलिए मैनेज भी किस पे करना है, मॉडर्न अप्रोचेस लाइक थ्योरी एक्स थ्योरी वाई कंपेयर टू द वन साइज फिट ऑल क्लासिकल अप्रोच, रादर दैन कि बस ये 14 प्रिंसिपल्स है और हर जगह पे अप्लाई कर दो, नहीं वैसे अब नहीं चलेगा। एंड इंटेंसिव क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट वर मोर अप्रोप्रिएट फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, production companies, labor intensive industries. Presently modern business is more service oriented where modern theories are better suited। क्यों, अब आपने लोगों को भी मैनेज करना है, क्यों, सर्विसेज किसने देनी है, लोगों ने। बैंक में अगर आपके एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो फिर जाके कस्टमर को हैप्पीली डील करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपके एम्प्लॉय खुद ही मोटिवेटेड सेटिस्फाइड नहीं है, सड़ी हुई गंदी शक्लें बना के बैठे हुए हैं, कस्टमर आया उसको आगे से स्माइल दे ही नहीं रहे, कस्टमर आया उसको पूछ ही नहीं रहे, तो क्या वो कस्टमर दोबारा आएगा, आपसे सर्विसेज लेगा? नहीं, वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लोग आगे स्माइल दे के उन्हें डील कर रहे हैं, उनको जी हजूरी कर रहे हैं। और उसके लिए एम्प्लॉय का खुद सेटिस्फाइड मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। और वो कब सेटिस्फाइड मोटिवेटेड होंगे, जब आप कंसर्न फॉर पीपल भी शो करोगे। तो क्या ख्याल है? आजकल ये हम डिफरेंट ब्रांड्स पे जाते हैं, आगे वो लोग जो खड़े होते हैं इनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है कि कस्टमर आए आपने उन्हें स्माइल देनी है, उन्हें जी जी करना है, उसकी कोई भी कंसर्न है आपने रिजॉल्व करनी है, रादर दैन वो कुछ पूछ रहा है, अच्छा ठहर जा मैं आता हूँ अभी। नहीं, ऐसे नहीं, कस्टमर को ऐसे नहीं डील किया जा सकता। क्यों? वरना कस्टमर दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो ये 4 डिफरेंसेस हमने लर्न करने हैं। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा 8 नंबर के लिए टेस्ट कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रेजेंट डे थ्योरीज। प्रेजेंट डे का मतलब क्या है? मॉडर्न थ्योरीज। तो ह्यूमन एलिमेंट, मशीन क्लोन, कॉन्टीजेंसी, इंटेंसिव। तो इनको कौन वर्डिंग में एक्सप्लेन किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं यही गंदी वर्डिंग ही हमने रटा लगानी है। ठीक हो गया? कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसिस। तो काफ़ी सारी हमने थ्योरीज पढ़ी, इनमें से सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है? आप भाई थ्योरी एक्स में फॉल करते हो और आप कह रहे थ्योरी वाई अच्छी है, थ्योरी जी अच्छी है क्योंकि आसान थी। अच्छी थ्योरी कौन सी है? सारी थ्योरीज अच्छी हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे कि अगर आप एक छोटा बिजनेस मैनेज कर रहे हो, प्रोडक्शन कंपनी मैनेज कर रहे हो, तो क्लासिकल थ्योरीज अप्लाई की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहे हो जहाँ पे डिफरेंट नेचर के लोग हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, तो फिर आपको क्लासिकल थ्योरीज नहीं मॉडर्न थ्योरीज पे आना होगा। आईटी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे आए दिन नई नई चेंजेस आ रही हैं, तो आपको शायद मॉडर्न में रोज़ाबत मोस्ट काउंटर को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप स्टेबल स्टैटिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे आए दिन चेंजेस नहीं आती, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ठीक है, फॉर्मल सिस्टम में आप चल सकते हो। लेकिन अगर इंडस्ट्री मार्केट डायनामिक है तो फिर ब्यूरोक्रेसी अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा कि सक्सेस फैक्टर को फॉलो करना पड़ेगा या टीचिंग एलिफेंट टू डांस कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉन्टीजेंसी थ्योरी का मतलब क्या है? कॉन्टीजेंसी थ्योरी का मतलब क्या है? द मोस्ट सूटेबल अप्रोच टू मैनेजमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस, and what is best in one situation is not necessarily the best in another. Each organization and each management problem should therefore be considered according to the circumstances, and this approach to management is called contingency theory, meaning that the best solution will depend upon the situation or circumstances. So some of the factors such a theorist may consider in choosing a management approach are, mean कौन सी आपको अप्रोच चूज करनी है, उसमें कुछ फैक्टर्स भी आपने देखने हैं। क्या फैक्टर्स देखने हैं? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो क्लासिकल थ्योरीज अप्लाई हो जाएंगी, बड़ी है तो आपको ब्यूरोक्रेसी पे जाना पड़ेगा, नहीं एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो फिर आपको शायद ब्यूरोक्रेसी से भी बाहर निकलना पड़ेगा, मॉडर्न थ्योरीज पे जाना पड़ेगा। पीपल एंड वर्कफोर्स एक ही तरह के लोग हैं तो फिर क्लासिकल थ्योरीज अप्लाई हो जाएंगी।
नहीं, डिफरेंट नेचर के लोग हैं तो फिर क्लासिकल नहीं मॉडर्न थ्योरीज पे जाना पड़ेगा। द रेलेवेंट टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आए दिन चेंजेस आ रही हैं, तो फिर आपको ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकलना होगा, फ्लैटर स्ट्रक्चर पे जाना होगा। टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, आए दिन चेंजेस नहीं आ रही, तो फिर आप ब्यूरोक्रेसी पे चल सकते हो। एंड द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री, क्या आपकी इंडस्ट्री स्टेएबल स्टैटिक है या फिर कॉम्प्लेक्स या डायनामिक है। दो टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमने कहीं पे डिस्कस किए थे। स्टेबल स्टैटिक मीन ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आए दिन चेंजेस नहीं आती, और दूसरी कॉम्प्लेक्स डायनामिक जहाँ पे आए दिन चेंजेस आती हैं। तो करना क्या, हमें ये कॉन्टिन्यूएंसी थ्योरी की डेफिनेशन लर्न करनी है, साथ हमें ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट डाउन करने आने चाहिए। एक पेजेस की कॉपी मुझे भी दे दे। सो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई 12 थ्योरीज हमने कवर करनी है, 4 डिफरेंसेस, कॉन्टिन्यूएंसी थ्योरी की डेफिनेशन और इसके 4 फैक्टर्स, और हमारे पास कोई 6 मैनेजमेंट स्किल्स हैं। लीडरशिप 4 लाइनें, इनोवेशन क्रिएटिविटी 4 लाइनें 4 सोर्सेस, कम्युनिकेशन कुछ 6 लाइनें, अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स 5, बैरियर्स टू अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कोचिंग की 5 लाइनें, मेंटोरिंग की 5 लाइनें, और 4 हाउ मैनेजर्स कैन प्ले मेंटोरिंग रोल। आइए अब देखते हैं कि पास्ट में ये चैप्टर कब कब क्या क्या टेस्ट हुआ। सो चैप्टर 1 चैप्टर 2 मिला के एग्जामिनर का हमारे साथ प्रॉमिस है कि भाई यहाँ से 25 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स। और अभी पिछली अटेम्प्ट में ऑटम 19 जिसका अभी रिजल्ट आएगा, उसने टेस्ट किया ये चैप्टर 6 + 2 8 + 4 12 + 2 14 + 5 19 मार्क्स के लिए उसने सिर्फ चैप्टर 1 टेस्ट किया। 19 मार्क्स। क्या टेस्ट किया उसने? फॉर 6 मार्क्स, ब्यूरोक्रेसी इज ऑफन कंडेम्ड बिकॉज ऑफ रेड टेप एंड पेन पुशिंग वर्क। However, in spite of the criticism, many large organizations today are bureaucracies. Rosemary Stewart has summarized the 4 main features of bureaucracy and suggested reason for its growth. Required briefly explain the features. 4 features थे: specialization, hierarchy of authority, system of rule and impersonal, and reason for growth of bureaucracy as summarized by Rosemary Stewart. रीजन पढ़ी हमने, ये पुरानी बुक में थी, अब जो आई कैप ने नई बुक दी उसके अंदर से उसने रीजन निकाल दी। क्या रीजन हो सकती हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ क्यों जाना है? कहते हैं कि एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो एक छोटी सी दुकान होती है, एक अकेला ओनर उसे मैनेज कर रहा होता है, उसी की इन्वेस्टमेंट है, वही परचेज देख रहा है, वही सेल देख रहा है, वही मार्केटिंग कर रहा है, वही अकाउंट्स देख रहा है। ऐसे होता है। नीचे एम्प्लॉई होते हैं 1-2 हेल्पर, कोई मैनेजर्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है, फैलता है, तो क्या करता है? अपने नीचे मैनेजर्स अपॉइंट करता है, उनको पावर अथॉरिटी डेलीगेट करता है, एक चार्ट बनाता है, कौन क्या, कौन परचेज को देखेगा, कौन सेल को, कौन मार्केटिंग को, कौन अकाउंट्स को, साथ रूल्स भी डिफाइन करता है। तो किस तरफ आ गया? ब्यूरोक्रेसी की तरफ। तो एक रीज़न क्या है? ग्रोइंग साइज ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा बिजनेस को किस तरफ जाना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी रीज़न वो क्या कहता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस, कि जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है तो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग की, एक्सपर्ट लोगों की। और आप हर चीज़ में अकेले एक्सपर्ट नहीं होते, तो आप क्या करते हो? फिर एक्सपर्ट स्किल वाइज मैनेजर अपॉइंट करते हो, परचेज से रिलेटेड परचेज एक्सपर्ट, सेल से रिलेटेड सेल वाला एक्सपर्ट, फाइनेंस को डील करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी को डील करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केटिंग के लिए MBA मार्केटिंग। तो 2 रीज़न हैं, क्या? ग्रोइंग साइज ऑफ द बिजनेस, और दूसरा ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाना पड़ेगा, साइज ग्रो होगा तो अल्टीमेटली आपको किस तरफ जाना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी की तरफ।
या वो कहता है कि अगर आपने बिजनेस में अप्लाई करनी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्क डिवाइड करना है, हर बंदे को एक एक काम पे लगाना है, एफिशिएंसी अचीव करनी है, तो बेस्ट वे में अप्लाई ही किसके थ्रू होगी? ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। कि जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करोगे, चार्ट डिफाइन करोगे, रूल्स डिफाइन करोगे, ताकि हर बंदा अपने अपने काम पे लगा रहे, तो बेस्ट वे में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो गई? अप्लाई हो गई। तो अगर रीज़न दोबारा वो पूछ ले तो हम लिख सकते हैं। 2 सिलेबस के अंदर अब ये रीज़न नहीं रही, काट दी हैं आई कैप ने, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ एक क्वेश्चन उसने टेस्ट किया फॉर 13 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन। माइंडसेट कॉर्पोरेशन माइंडसेट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आईटी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है कंपनी। आईटी इंडस्ट्री स्टेबल स्टैटिक एनवायरनमेंट है या कॉम्प्लेक्स डायनामिक एनवायरनमेंट है? डायनामिक एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल मैनेजर्स के थ्रू चलना है या अनपढ़ जाहिल वर्कर्स के थ्रू चलना है? ड्यू टू द डायनामिक एंड क्रिएटिव नेचर ऑफ वर्क, इट रिक्वायर्स एम्प्लॉय हु आर डिटरमाइंड, स्मार्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क एंड एंजॉय व्हाट दे डू। जो इनोवेटिव काम करना है, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ का डिटरमाइंड होना ज़रूरी है, कमिटेड होना ज़रूरी है, स्मार्ट क्रिएटिव होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर होना ज़रूरी है, अवॉइड करने वाले नहीं, थ्योरी वाई वाले होना ज़रूरी है, ताकि वो वर्क को इंजॉय कर सके। पुटिंग एफर्ट इनटू वर्क एंड टेक इट एज नेचुरल एज प्ले, इम्पोज अपने ऊपर कंसिडर ना करें। माइंड सेट प्रमोट्स एन ओपन कल्चर, लेस सुपरविजन and encourage expansion of opening and sharing of ideas across all level of organization for better decision making। तो डिसीजन मेकिंग इम्पोज हो रही है या पार्टिसिपेटिव हो रही है? पार्टिसिपेटिव हो रही है। सब मिलजुल के ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू डिसाइड करते हैं। इट रिवॉर्ड पीपल हु टेक इनिशिएटिव एंड कम अप विद बेटर वेज टू डू वर्क। इन लोगों को इनिशिएटिव के अगेंस्ट, क्रिएटिविटी के अगेंस्ट अच्छे रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिक्वायर्ड इन द लाइट ऑफ मैकग्रेगर थ्योरी। मैकग्रेगर की थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। इन द लाइट ऑफ मैकग्रेगर थ्योरी फॉर 2 मार्क्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्योरी एंड द मैनेजमेंट स्टाइल दैट अप्लाई टू माइंडसेट। कौन सी थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए? थ्योरी वाई। स्टाइल कौन सा चूज करना चाहिए? पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव क्या है? एनकरेजिंग इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इनटू डिसीजन मेकिंग। 2 नंबर इजी या मुश्किल? इजी। मीन लिखना रटा ही है, लेकिन कौन सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसने क्लियर नहीं बताया कौन सा रटा लिखना है। एंड नंबर 2 फॉर 4 मार्क्स, यूज द सिनेरियो टू एक्सप्लेन द व्यू दैट द थ्योरी आइडेंटिफाइड इन 1 अबव टेक्स अबाउट पीपल एट वर्क। तब सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपने जो थ्योरी 1 में बताई है, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ लिखने हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी वाई लिखनी है। क्या? पुटिंग एफर्ट्स इनटू वर्क एंड टेक इट एज नेचुरल एज अ प्ले, जो इंजॉय करेंगे वो। क्या ख्याल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? डिटरमाइंड मीन सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल्ड होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? कमिटेड होने चाहिए टूवर्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और क्या होना चाहिए? उनके अंदर पोटेंशियल भी होना चाहिए दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू द वर्क। इन सिंपल वर्ड क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी वाई लिखनी है। कितने मार्क्स हो गए? 6। Part 3 for 2 marks, briefly explain whether this theory can be applied in all management situation। तो कहाँ पे ये theory apply होगी? To manage professional and managers, where workers are committed to the objective of organization, where workers are positively motivated and emotionally mature, and in some situation where work facilities allow some flexibility। मीन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी वाई लिखनी है यहाँ पे। क्या ख्याल है? मीन ऑल सिचुएशन में नहीं, कहाँ पे अप्लाई होगी? टू मैनेज प्रोफेशनल एंड मैनेजर्स वेयर वर्कर्स आर कमिटेड, इमोशनली मेच्योर, पॉजिटिवली मोटिवेटेड एंड वर्क फैसिलिटीज अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी। 7 पार्ट बी, इन द लाइट ऑफ विलियम ऊची थ्योरी जी,
फॉर 3 मार्क्स स्टेट द एसेंशियल फीचर ऑफ थ्योरी जी। थ्योरी जी के 6 फीचर लिख दो, 3 नंबर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटिव, प्रमोशन स्लो, कंट्रोल मैकेनिज्म इनफॉर्मल इम्प्लिसिट एंड कंट्रोल मेजर्स फॉर्मल एक्सप्लिसिट। कैरियर पाथ मॉडरेट स्पेशलाइज्ड। क्या ख्याल है? एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म। 7 नंबर 2 फॉर 2 मार्क्स जो कि औखा है, आइडेंटिफाई एनी 2 फीचर्स फ्रॉम द सिनेरियो दैट आर इन लाइन विद थ्योरी जी। अब वो थ्योरी जी के 7 पॉइंट थे, तो अब आपने देखना है कौन से उनमें से 2 इस सिनेरियो में रिलेट किए जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग रेट किया जा सकता है कि क्या हो रही है, पार्टिसिपेटिव सबको जो है वो इन्वॉल्व करते हुए डिसीजन मेकिंग की जा रही है। क्या ख्याल है? ऐसी बात है। एम्प्लॉयमेंट की बात हुई इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई कि इंडिविजुअल क्या होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीकर होने चाहिए। प्रमोशन की कोई बात नहीं, कैरियर पाथ की कोई बात नहीं, कंसर्न फॉर एम्प्लॉय एज ए पर्सन है थोड़ी सी। क्या ख्याल है कि उनको ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जा रहा है, चीज़ें इम्पोज नहीं की जा रही, उनको प्रॉपरली क्रिएटिविटी के अगेंस्ट हाईली रिवॉर्ड भी किया जा रहा है। तो 2 बातें की जा सकती हैं। मेनली पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तो है ही है, साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दो, कंसर्न की बात कर दो, कोई एक बात और कर दो। कितने मार्क्स? 19 मार्क्स ले सकते हो आप, ये 19 मार्क्स। क्या ख्याल है? चले पूरे 19 नहीं तो क्या 15 नंबर ले सकते हो? बाकी कितने बचेंगे? 35 पेपर पास करने के लिए। क्या BMBS पास करना मुश्किल है? अभी रिजल्ट आएगा, हम देखेंगे कितने % लोग पास हुए। देखेंगे ICAP में कितने % लोग पास हुए जिस पेपर में 19 मार्क्स ये हों, उसके बावजूद देखेंगे रिजल्ट कितने % आता है। उससे पिछले अटेम्प्ट में ये चैप्टर टेस्ट किया उसने फॉर 12 मार्क्स। Scientific management is concerned with applying scientific techniques of analysis and experimentation to improve the efficiency of work. Required mention the 4 underlying principles of the scientific management as suggested by Frederick Taylor. Also discuss the criticism on this theory. Easy 6 marks रटा। 4 principles, 2 criticism की लाइनें। It results in dull, repetitive, monotonous work that will demoralize the workers and efficiency will be low. Despite criticism, theory is still valid and applicable. 4 प्रिंसिपल ऊपर छाप देने। उसके बावजूद इस अटेम्प्ट का रिजल्ट पता है कितना था? 35%। देखेंगे रिजल्ट क्या क्या है। कमिंग वीक में हमारी बुक आ जाएगी, उसके अंदर देखेंगे पास्ट में कब कब BM का क्या क्या रिजल्ट था, ICAP का भी और हमारा अपना भी। उसके नीचे एक क्वेश्चन है और पार्ट B फॉर 6 मार्क्स। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनेजरियल रोल एट फंक्शनल लेवल एज सजेस्टेड बाय हेनरी मिन्सबर्ग। 1 2 3 4 4 सिनेरियो आपके पास, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन से रोल की बात हो रही है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज। 10 रोल हमने पढ़े। फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्समैन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड निगोशिएटर। तो आपने आइडेंटिफाई करना है 1 में कौन सा रोल है, 2 में कौन सा है, 3 में कौन सा है, 4 में कौन सा है। सिक्स मार्क्स सिर्फ रोल आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना है।
डिस्कस नहीं करना, साथ वाला बोंगा हो सकता है, पेपर में आपके साथ भी नहीं होगा। खुद से ट्राई करें, अपने आप को जज करें कि कितना को आपने अंडरस्टैंड किया है उन 10 रोल्स को। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1 में कौन सा रोल है? फिगर हेड, लीडर, लाइजॉन। लाइजॉन कुछ लोग कह रहे हैं। मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्समैन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर भी कुछ लोग कह रहे हैं। निगोशिएटर, निगोशिएटर भी कुछ लोग कह रहे हैं। इन दो के अलावा कोई और डिफरेंट राय देना चाहे, चलिए पढ़ के देखते हैं क्या है। जमाल नूर, फाइनेंस मैनेजर, हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग and discussing the prospective quarterly budget of various department। मीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो बजट हैं वो आपस में क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, मैच करने हैं। तो ये क्या है, लिंक क्रिएट करना बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। रिसोर्स एलोकेटर क्या है, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होंगी ये डिसाइड करना। तो डिसाइड नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। नंबर 2 में क्या है, डिसैमिनेटर। कोई और डिफरेंट भी कहना चाह रहा हो। फिगर हेड, लीडर, लाइजॉन। जरूरी नहीं कि लाइजॉन वो है तो ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्समैन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, निगोशिएटर, रिसोर्स एलोकेटर, सब कह रहे हैं डिसैमिनेटर है। पक्की बात है, बेसिस कॉम की बनती नहीं आपस में किसी एक चीज़ पे, लेकिन आप लोगों की इस पॉइंट पे बन गया तो देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अप्रूव्ड द रिवाइज्ड विसल ब्लोइंग पॉलिसी। विसल ब्लोइंग बोलते हैं कि कहीं पे कोई रॉन्ग एक्ट हो रहा हो तो उसे हाईलाइट करना, हाईलाइटिंग रॉन्ग एक्ट। मीन बीइंग अ प्रोफेशनल, हमारी ये ड्यूटी है कि अगर कहीं पे भी कोई रॉन्ग एक्ट मीन सोसाइटी के अगेंस्ट एक्ट हो रहा है तो हमें उस चीज़ को हाईलाइट करना है, मीन मीडिया को या किसी बॉडी को बताना है। या कंपनी के अंदर कहीं पे कोई एम्प्लॉई गंद गोल रहा है तो मैनेजमेंट को वो चीज़ बताना, ये भी क्या है, विसल ब्लो करना। मीन सीटी बजाना। सीटी बजाने का मतलब क्या है, उस चीज़ को हाईलाइट करना, मीन हाईलाइटिंग रॉन्ग एक्ट। So the board of director has approved the revised whistleblowing policy and has asked Hina Khan, HR manager, to communicate the revised policy to all employees of the company। तो यस, जो पॉलिसी बनाई है वो कम्युनिकेट करनी है, तो डिसैमिनेटर ही है। नंबर 3 क्या कह रहे हो आप, डिस्टर्बेंस हैंडलर। कोई और डिफरेंट कुछ कहना चाह रहा हो, देख लो, दोबारा देख लो। फिगर हेड नहीं है, लीडर भी नहीं है, लाइजॉन, मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्समैन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, निगोशिएटर। निगोशिएटर पे भी यस हुआ है, नहीं है, चलिए देखते हैं क्या है। सो दोनों में से कोई एक तो है। A project has been suspended due to disagreement among project team members. Wasif Niaz, administration manager, has been assigned the task to resolve the agreement and get the project back on track। आपस में फड्डा पड़ गया, आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया है। तो वासिफ को टास्क दिया गया कि आपने क्या करना है, एग्रीमेंट रीच करना है, रीच करना है।
म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लेके आना है सबको। बैक ऑन ट्रैक, ऑब्वियसली एग्रीमेंट रीच होगा, सब कुछ बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। दोनों जस्टिफाई कर सकते हो आप, डिस्टर्बेंस हैंडलर भी कह सकते हो, निगोशिएटर भी कह सकते हो। आई कैप में उन्होंने सजेस्टेड आंसर में निगोशिएटर का है। डिस्टर्बेंस हैंडलर भी एक्सेप्टेबल है अगर आप जस्टिफाई कर दो तो। ठीक हो गया कि प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, प्रोजेक्ट को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए रोल प्ले किया जा रहा है, तो क्या है, डिस्टर्बेंस हैंडलर भी है। लास्टली क्या है, क्यों, गाइडेंस डायरेक्शन का वर्ड उसने यूज कर दिया, तो फोर्थ क्या है, लीडर ही है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये दो तो क्लियर थे। क्या ख्याल है? तो आउट ऑफ 6 3 मार्क्स इजी थे। एक क्वेश्चन और कवर करके खत्म करते हैं। इन पास पेपर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही औखा क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वाला, बाकी सब इजी इजी है, बाकी सीधा सीधा थ्योरी के नाम है, रटा है। ऑपरेशन रिसर्च इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। 7 टेक्निक्स थी। प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, नेटवर्क एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, गेम थ्योरी, डिलेज के लिए क्यूइंग थ्योरी, मॉडल एक्सपेरिमेंट, रिलेशनशिप फार्मूला, बेस्ट सॉल्यूशन, ट्रीज टेबल, मैथमेटिकल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। So operation research involves use of various type of analytical techniques for each of the following organizations. Suggest and explain the most appropriate operation research technique. 2 सिनेरियो हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक यहाँ पे अप्लाई होगी। Skyrise is a real estate developer. It has successfully bid for construction of a new shopping mall. The project would involve various stages from obtaining permission to actual construction. कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी? प्रोजेक्ट की बात आ गई है तो अल्टीमेटली क्या करना है, नेटवर्क एनालिसिस अप्लाई करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, इवैल्यूएट टाइम ईच कंपोनेंट नीड टू कंप्लीट बाय कंसीडरिंग लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट फिनिश टाइम, ordering the component, to identify critical paths, to set a foundation for resource audit, to complete the project in cost effective manner, and to identify bottlenecks and slack exist in the project. कितने नंबर? 3 नंबर। लिखना रट्टा है, लेकिन कौन सा, आइडेंटिफाई करके। साथ दूसरे में अब कौन सी अप्लाई करनी है, रिंग लिमिटेड इज प्लानिंग द प्रोडक्शन, sale and marketing of a new product line that would require investment at various stages. For this purpose, the management of RL is considering various financing options. कौन सी टेक्निक? मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है बेस्ट ऑप्शन बाय कंसीडरिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट। आई कैप ने सिमुलेशन का, कि आपने क्या करना है, वेरियस ऑप्शन जो हैं उन पे सिमुलेशन अप्लाई करनी है, मॉडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और फिर देखना है कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। तो दोनों आप कोई भी लिख दो, एक्सेप्टेबल है। ऑप्टिमाइजेशन भी एक्सेप्टेबल है, सिमुलेशन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन गेम थ्योरी नहीं है यहाँ पे, क्यूइंग थ्योरी नहीं है यहाँ पे, नेटवर्क एनालिसिस नहीं है यहाँ पे, तीनों मैथमेटिक लॉजिक मॉडलिंग नहीं है यहाँ पे। बाकी सीधे सीधे क्वेश्चन है, पढ़ के ही पता चल जाएगा क्या लिखना है। कल हम सब लोग चैप्टर 1 का टेस्ट दे रहे हैं कंप्लीट। गुड।